नमस्कार। जाति व्यवस्था एक ऐसा शब्द, एक ऐसी हकीकत जिस पे हम सब ने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ पढ़ा है, पर क्या हम वाकई जानते हैं कि इसके पीछे का असली मैकेनिज्म क्या है? वो कौन सा इंजन है जो इसे हजारों सालों से चला रहा है? चलिए आज इसी छिपे हुए तंत्र को समझने की कोशिश करते हैं और इसके लिए हम चलेंगे 1916 में हुए एक कमाल के विश्लेषण की गहराइयों में। और हमारा गाइड होगा डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का वो ऐतिहासिक पेपर कास्ट्स इन इंडिया। सोचिए, एक सदी से भी ज्यादा पहले उन्होंने इसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पेश किया था। और ये सिर्फ एक रिसर्च पेपर नहीं है, बल्कि ये वो चाबी है, वो मास्टर की जो जाति व्यवस्था के कई पेचीदा तालों को खोल देती है। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी बात एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट से शुरू की। उन्होंने कहा कि जाति वो एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाने का दावा तो बहुत लोगों ने किया, पर असल में इसे कोई ठीक से समझ ही नहीं पाया। ये सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं थी, बल्कि उनके लिए ये एक अनसुलझा रहस्य था, और उन्होंने ठान लिया कि इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही रहेंगे। तो सवाल अब भी वही है, आखिर वो कौन सा छिपा हुआ मैकेनिज्म है, वो कौन सी मशीनरी है जो इस अप्राकृतिक संस्था को सदियों से जिंदा रखे हुए है? चलिए मिलकर इस सवाल की जड़ तक पहुंचते हैं। अब किसी भी अच्छी जासूसी कहानी की तरह डॉक्टर अंबेडकर ने भी सबसे पहले उन चीजों को रास्ते से हटाया जो ध्यान भटकाती हैं। मतलब वो सारी आम धारणाएं जो हमें असली मुद्दे से दूर ले जाती हैं। उनका मानना था, और बिल्कुल सही मानना था, कि सच तक पहुंचना है तो पहले झूठे सुरागों को हटाना ही पड़ेगा। और ये धारणाएं क्या थीं? अरे वही सब जो हम सुनते आए हैं, जैसे कि पवित्रता और छुआछूत का कॉन्सेप्ट, या फिर साथ में खाने पीने पर लगी रोक, या एक ही जैसा काम धंधा होना। ज्यादातर स्कॉलर्स, मतलब उस वक्त के जो बड़े बड़े विद्वान थे, वो इन्हीं बाहरी चीजों में ही उलझे रह गए। पर डॉक्टर अंबेडकर का तर्क एकदम साफ था। उन्होंने कहा, रुको, ये सब तो बीमारी के लक्षण हैं, बीमारी की जड़ नहीं। मतलब ये तो वो दरारें हैं जो दीवार पे दिख रही हैं, असली प्रॉब्लम तो नींव में है। तो सवाल ये था कि आखिर वो नींव है क्या? तो असली चाबी कहाँ छुपी है? चलिए अब हम सीधे उस एक बुनियादी नियम पर आते हैं जो इस पूरी पहेली का ताला खोल देगा। अच्छा, इसे समझने के लिए ना हमें पहले समाज की एक नेचुरल आदत को समझना होगा। उस वक्त एक रिवाज था बहिर्विवाह का, जिसे अंग्रेजी में एक्सोगेमी कहते हैं। मतलब सीधा साधा था, लोग अपने कबीले या गोत्र से बाहर शादी करते थे। इससे क्या होता था? समाज आपस में जुड़ता था, लोग घुलते मिलते थे। एक तरह से ये सोशल ग्लू था। और फिर इसके ठीक उलट एक दूसरा बहुत ही ताकतवर नियम आता है, अंतर्विवाह, यानी एंडोगेमी। ये एक ऐसा सख्त, ना टूटने वाला कानून था जो कहता था, शादी वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने ही ग्रुप के अंदर होगी, बाहर बिल्कुल नहीं। ये नियम समाज को जोड़ता नहीं था, बल्कि उसे छोटे छोटे बंद डिब्बों में बांट देता था। और यहीं पर मिलता है डॉक्टर अंबेडकर के पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला खुलासा, कि जाति को जीरो से नहीं बनाया गया था। हुआ ये कि समाज का जो नेचुरल तरीका था ना बहिर्विवाह का, उसके ऊपर अंतर्विवाह का एक सख्त, एक अननेचुरल नियम जबरदस्ती थोप दिया गया। लेकिन एक मिनट, जब आप ऐसा कोई सख्त नियम बनाते हैं ना, तो सिस्टम में एक बहुत बड़ी लॉजिकल प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, एक तरह का बग। और इसी बग को डॉक्टर अंबेडकर ने नाम दिया द सरप्लस प्रॉब्लम, यानी अतिरिक्त की समस्या। जरा सोच कर देखिए, अगर एक ग्रुप ने तय कर लिया कि हम तो एक बंद सर्कल में ही रहेंगे, बाहर से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, और फिर उस ग्रुप में किसी की मौत हो जाती है, तो जो अकेला पार्टनर बच गया, मतलब जो विधवा या विधुर है, उसका क्या होगा? चलिए इस लॉजिक को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, अंतर्विवाह का नियम चलाने के लिए क्या चाहिए? ग्रुप के अंदर शादी के लायक लड़के और लड़कियों के जोड़े बनते रहें, है ना? पर सोचिए, जब किसी शादीशुदा जोड़े में से एक की मौत हो गई, तो दूसरा इंसान अकेला रह गया। वो अब सरप्लस हो गया, अतिरिक्त हो गया। और यही अकेला इंसान अब पूरे बंद सिस्टम के लिए एक चलता फिरता खतरा बन गया। क्यों? क्योंकि अगर इसने ग्रुप से बाहर शादी कर ली, तो खेल खत्म, अंतर्विवाह का नियम वहीं टूट जाएगा। तो अब इस बंद सिस्टम को बचाने के लिए इसके डिजाइनर्स के सामने दो बड़े बड़े सवाल थे, जिनका जवाब उन्हें ढूंढना ही था। पहला, सरप्लस महिला की प्रॉब्लम, और दूसरा, सरप्लस पुरुष की प्रॉब्लम। तो इन डिजाइनर्स ने, इस सिस्टम को बनाने वालों ने, इन मुश्किलों से निपटने के लिए क्या किया? उन्होंने कुछ ऐसे हल निकाले जो सुनने में बेहद क्रूर हैं, लेकिन उनके लॉजिक के हिसाब से एकदम फिट बैठते थे। और यहीं पर हमें इस तंत्र की असली डरावनी मशीनरी देखने को मिलती है।
तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सरप्लस महिला की प्रॉब्लम की, यानी अगर कोई महिला विधवा हो गई तो उसे कैसे मैनेज किया गया। इस प्रॉब्लम के लिए सिस्टम ने 2 भयानक रास्ते निकाले। पहला था सती प्रथा, मतलब विधवा को उसके पति की चिता पर ही जिंदा जला दो। सीधी सी बात, ना वो रहेगी ना नियम तोड़ने का कोई खतरा रहेगा। दूसरा रास्ता, जो और भी ज्यादा कॉमन था, वो था जबरदस्ती का विधवापन। मतलब उस महिला को पूरी जिंदगी दोबारा शादी करने की इजाजत ही मत दो, ताकि वो सिस्टम का बैलेंस बिगाड़ ही ना पाए। अच्छा, ये तो हुई महिला की बात। अब आते हैं सरप्लस पुरुष की प्रॉब्लम पर। मतलब अगर कोई पुरुष विधुर हो गया तो प्रॉब्लम तो वही थी, पर इसका हल बिल्कुल अलग निकाला गया। देखिए, पुरुष को खत्म नहीं किया जा सकता था, तो सिस्टम ने एक और तरीका निकाला, बाल विवाह। इसका मतलब उस विधुर की शादी ग्रुप की ही किसी बच्ची से करा दी जाती थी, जिसकी अभी शादी की उम्र भी नहीं हुई है। इससे क्या हुआ? वो पुरुष भी ग्रुप के अंदर ही रह गया और अंतर्विवाह का नियम भी नहीं टूटा। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। तो सवाल ये उठता है कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड और इतने क्रूअर मशीनरी आखिर बनी कैसे और पूरे समाज में फैली कैसे? इस पर भी डॉक्टर अंबेडकर की थ्योरी बहुत ही कमाल की है। उनकी थ्योरी ये है कि ये सब किसी एक राजा के ऑर्डर से नहीं हुआ। नहीं, इसकी शुरुआत हुई ब्राह्मण वर्ग से, जब उन्होंने खुद को बाकी सबसे अलग और ऊंचा दिखाने के लिए अंतर्विवाह का ये पूरा कह सकते हैं एक ब्लूप्रिंट तैयार किया। और जब बाकियों ने देखा कि ये मॉडल कामयाब है, तो इज्जत और रुतबा पाने की होड़ में दूसरे ग्रुप्स ने भी इसी मॉडल को कॉपी करना शुरू कर दिया, एक के बाद एक। और ये सारी बातें हमें डॉक्टर अंबेडकर के उस एक पावरफुल वाक्य पर लाके खड़ा कर देती हैं, जो इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ है। एक जाति, एक बंद वर्ग है। ये सिर्फ एक परिभाषा नहीं है, ये पूरे मैकेनिज्म का सार है। एक ऐसा क्लास जिसने अपने चारों तरफ दरवाजे बंद कर लिए हैं, उन्हें हमेशा के लिए सील कर दिया है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और शायद कुछ परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब किसी समाज का बनाया हुआ कोई सिस्टम खुद इंसानों से ज्यादा ताकतवर हो जाए, इतना ताकतवर कि वो सिस्टम को बचाने के लिए इंसानों की ही बलि चढ़ाने लगे, तो ये हमारे समाज के बारे में हमें क्या सिखाता है? इस पर सोचना तो बनता है।